हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। गद्य खंड प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक गद्य किस तरह विकसित हुआ, वो किस भाषा में लिखा गया पहले पहले, और फिर वो किस तरह से अपनी शाखाएं उसने फैलाई, वो हम देख रहे हैं। कल हमने देखा कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की क्या अवस्था रही है हिंदी साहित्य में और वो किस भाषा में लिखा गया। तो हमने देखा कि ब्रज भाषा का जो गद्य है वो लिखा गया सर्वप्रथम। उसके बाद में हम आज देखेंगे कि खड़ी बोली का जो गद्य है वो किस तरह से लिखा गया, उसकी जो शाखाएं हैं वो कैसे पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और किस तरह से उसने अपने नए मैदान बनाए और आज उसका रूप हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली का गद्य। खड़ी बोली का गद्य शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली का जो गद्य है वो विकसित जब हुआ तो उस समय देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों का राज था और उस समय 1848 के आसपास 1900 संवत अगर हम देखते हैं तो 1848 के आसपास अंग्रेज थे और जो मुसलमान थे वो फैलने लगे। मुसलमानों के जो फैलने के कारण दिल्ली की जो दरबारी शिष्टता थी वो भी फैली। दिल्ली में जो दरबारी भाषा का प्रयोग होता था वो फारसी का प्रयोग होता था और जब मुसलमान वहाँ से फैले और उन्होंने अपनी भाषा को फैलाया, वहाँ फैलने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे वो और भी भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में या भिन्न भिन्न जगह जाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने लगे। तो जब वो फैले तो उन्होंने अपनी वो भाषा भी बोलने लगे। इनमें केवल मुसलमान नहीं थे, कुछ दिल्ली के आसपास चूँकि फारसी बोली जाती थी और वहाँ क्योंकि दरबार में बोली जाती थी, उच्च वर्ग के जो लोग थे, दरबारी लोग थे या दरबार से जिनका जुड़ाव था या व्यापारी थे, उद्योग कर्मी थे, तो ये सब फारसी से घुली मिली जो भाषा है हमारी खड़ी बोली वो बोलते थे। लेकिन जब दिल्ली जैसे शहर और पश्चिमी शहर दिल्ली हो गया आपका और भी बहुत सारे शहर जब नष्ट होने लगे, उनकी समृद्धियाँ नष्ट होने लगीं, वहाँ जब शासन लड़ाइयाँ होने लगीं राज दरबारों में या और भी जगह राजनीतिक रूप से, तब जो पश्चिमी भाग है वो नष्ट होने लगे। तो वहाँ के जो लोग थे, कुछ शायर भी थे जैसे मुंशी इंशाअल्लाह खां वगैरह, तो मीर थे, वो भी छोड़ छाड़ कर सब लखनऊ आके बस गए। उसी तरह से जो आम जनता थी वो भी वहाँ के जो स्थान थे उस उन छोड़कर पूर्वी इलाके में आ गए। वो सब पूरब के इलाके में आए और वहाँ बस गए। पूरब के इलाके जैसे कि लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में आए और वहाँ अपने जीविकोपार्जन के लिए बसे। चूँकि पूर्वी इलाके जो थे वो कृषि प्रधान थे, लेकिन जो पश्चिमी इलाके थे जैसे कि दिल्ली हो गया या लखनऊ, लखनऊ तो हमारा पश्चिमी है, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, सॉरी लखनऊ तो पूर्वी है, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब पश्चिमी इलाके हैं। तो ये बहुत विकसित इलाके थे। आज भी आप देखते हैं कि नगरों में कृषि कम होती है, गाँवों में अधिक होती है। तो ये बड़े बड़े नगर थे जहाँ राजा महाराजा राज करते थे, जो राजधानियाँ हुआ करती थी। तो वहाँ पर जो भाषा थी वो ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा शिष्ट थी, सुसंगठित थी। लेकिन वहाँ का जो समाज था वो व्यापारिक समाज था, तो उनके जो बोलचाल का तरीका था वो थोड़ा अलग था, व्यवस्थित था। और जो पूर्वी इलाके थे वहाँ की जो भाषा थी वो थोड़ा अविकसित थी, क्योंकि वो सब कृषि प्रधान देश थे, सॉरी देश नहीं, कृषि प्रधान जगह थी, कृषि प्रधान राज्य थे। उसके बाद जब यहाँ दिल्ली के लोग उद्योग कर्मी वगैरह यहाँ आए तो वो साथ में अपनी भाषा भी लाए और वो भाषा जब लेकर आए आम जनमानस के साथ घुले मिले और रहे, तो वो जो भाषा थी वो यहाँ भी पूर्वी इलाकों में भी खूब फैली और उसने अपना एक बहुत अच्छा सा रूप धारण किया।
तो उसी पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल जो मुस्लिम थे उनकी वजह उन्होंने खड़ी बोली का की जो आज जो रूप हम देखते हैं वो मुस्लिमों का दिया हुआ है। तो उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अ, मैंने अभी बताया कि वहाँ से बहुत सारी जातियाँ आई जिसमें हिंदू जातियाँ भी थी और वो जनमानस के साथ घुली मिली फिर वो फैली। तो उन्होंने लिखा है कि यह अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। यह जो बोली यहाँ फैली यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दूए मुअल्ला नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम की भाषा थी उर्दू उससे शब्द जो विदेशी शब्द हैं वो हमने निकाल कर हिंदी गढ़ ली या हमारी अपनी भाषा है अपने समाज में विकसित हुई है। और यहाँ जो तत्सम प्रधान शब्दावली है उसको तद्भव प्रधान शब्दावली में परिवर्तित करके फिर ये आगे बढ़ी है। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई है तो यह केवल एक कोरा भ्रम है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश में परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा भाषा ब्रज भाषा रही और खड़ी बोली एक कोने में वैसे ही पड़ी रही। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारी बहुत सारी भाषाएं थीं, ब्रज भाषा थी, इस तरह की और भी बहुत सारी भाषाएं थी, उसी तरह खड़ी बोली का प्रयोग होता नहीं था तो वो कोने में पड़ी रही। इसका मतलब ये नहीं है कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ ही नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग भी बहुत पहले से होता आ रहा है। मैं भी आपको बताती हूँ कि कब होता आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो 14वीं शताब्दी में खुसरो ने ब्रज भाषा के साथ खालिस खड़ी बोली का प्रयोग किया है अपने पद्य और पहेलियों में। खुसरो 14वीं शताब्दी के थे, याद रखिएगा। और खुसरो आदिकाल के कवि हैं। इन्हें हम खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी कहते हैं। उसके बाद में औरंगजेब के समय फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग भी हुआ और रेखता में शायरियाँ भी लिखी गई। वो बहुत पहले के हैं और हम खड़ी बोली 1900 में काउंट कर रहे हैं गद्य काल में। तो इसका मतलब है 14वीं शताब्दी में भी लिखी गई, फिर औरंगजेब के समय में भी लिखी गई और फिर खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ पहले और फिर लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। जब मुगल साम्राज्य ध्वंस हो गया तो जब वहाँ का जो समाज था वो दूर दूर तक फैला, उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जातियाँ थीं, जनमानस था, शिष्ट लोग थे, सभ्य समाज था, दरबारी लोग थे, दरबारी कवि थे। तो वो लोग जब फैले तो उनसे भी जो खड़ी बोली है वो पूरे भारत में अपनी जगह उसने बनाई। आम जन भी दिल्ली को छोड़कर पटना लखनऊ वगैरह आ गया था तो इससे भी खड़ी बोली फैली। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर उन्होंने कहा है कि आदिकाल में भोज से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश की जो परंपरा चलती रही है, मतलब आदिकाल की अब हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आदिकाल में भी भोज से लेकर महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव तक भी हमें कुछ नमूने मिलते हैं खड़ी बोली के। उन्होंने बताया भी कि जैसे भल्ला हुआ जो मारिया हम पढ़ते हैं बहिरी महाड़कंतु, तो इस दोहे में भी तो नमूना हमें मिलता है, खड़ी बोली का नमूना मिल जाता है। फिर उन्होंने बताया कि भक्ति काल जो हमारा है, भक्ति काल के जो निर्गुण धारा के संत कवि हैं उनमें जो सदुक्कड़ी भाषा है वो भी खड़ी बोली का जो थोड़ा थोड़ा रूप है लिए हुए है, जिनमें कबीर की भाषा हम देख सकते हैं खड़ी बोली का रूप लिए हुए है। इसी तरह से निर्गुण संत कवियों को भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने खड़ी बोली का रूप लिया है। आगे हम देखते हैं कि अकबर के समय में एक कवि गंग थे, उन्होंने भी खड़ी बोली में चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी है। और उसके बाद में
चूँकि हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, लेकिन भक्ति काल में भी बहुत सारी रचनाएँ लिखी गई। वो कहाँ-कहाँ लिखी गईं, कैसे-कैसे लिखी गईं, जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो या फिर ये जब आप इस तरह पढ़ते हैं ना, तो आप ऑब्जेक्टिव पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं। फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या कहीं आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा हो यूपीएससी के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो वहाँ पे तो पूछ लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे पैनल पूछ लेगा कि खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, शुक्ल ने क्या बताया है। आपके पास कोई आंसर होना चाहिए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद में अकबर और जहांगीर के समय अकबर और जहांगीर के समय शिष्ट समाज में जो फारसी मिश्रित खड़ी बोली थी वो फैली हुई थी। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लिखा भी था। आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने उस समय लिखा था। तो शुक्ल का कहना ये है कि जो खड़ी बोली है वो केवल एकदम से आधुनिक काल में नहीं आ गई, बल्कि उसका जो नमूना हमें आदिकाल से ही मिलता है। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छी जो भाषा है, एक बहुत ही परिमार्जित खड़ी बोली जिसे हम कहते हैं, तो विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी, आप सभी को पता होगा, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ उन्होंने लिखा। और उनकी जो भाषा है वो साफ सुथरी खड़ी बोली है। पटियाला दरबार में ये थे और महारानी को कहानियाँ लिखकर सुनाते रहते थे। भाषा इनकी परिष्कृत और परिमार्जित है। परिमार्जित गद्य की यह प्रथम पुस्तक है। निरंजनी जो है उनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं, माना है शुक्ल ने। इन्होंने इसके लिए एक लाइन बोली है कि कैसी श्रृंखलाबद्ध, साधु और व्यवस्थित भाषा है। कैसी श्रृंखलाबद्ध, साधु और व्यवस्थित भाषा है। आप ये याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ कि राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, इनकी साफ सुथरी भाषा सबसे पहले मानी है। इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है और परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी जी की भाषा योग वशिष्ठ को माना है। एक अन्य पुस्तक जो भाषा अनुवाद था, पंडित दौलत राम कृत हरिशेणाचार्य का 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बसमा के पंडित दौलत राम ने जो लिखा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भाषा अनुवाद उन्होंने किया वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ दरबारी संस्कृति, फारसी लिपि, उर्दू लिपि, इन सब चीज़ों से बहुत दूरी थी। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस पर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई और जैन समाज के लिए यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज था। पहले शुक्ल ने बताया कि जो व्यापारी थे वो किस तरह से जाकर भिन्न भिन्न जगहों पर फैले और संस्कृतियाँ जो थीं, जो भाषा थी, जो खड़ी बोली थी, वो भी किस तरह से संपूर्ण भारत में फैली। तो इसीलिए उन्होंने रिलेट किया है कि अगर कोई ये कहता है कि जो खड़ी बोली है वो उर्दू से आई है या उर्दू से विकास हुआ है उसका, तो पंडित दौलत राम तो मध्य प्रदेश के थे और मध्य प्रदेश में तो इस तरह कोई भाषा लादी नहीं जाती थी या दरबारी संस्कृति नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ पर भी अगर कोई लेखक इस तरह की भाषा लिख रहा है और जैनों पर लिख रहा है जो व्यापारी थे, तो इसका मतलब है कि जो खड़ी बोली है वो बिल्कुल अपने एक अलग रूप में विकसित हो रही थी, पुष्पित हो रही थी, पल्लवित हो रही थी, उसका एक अलग महत्व है। तो यह दिखाने के लिए उन्होंने ये इसका उदाहरण के रूप में दिया है। और जबकि उन्होंने कहा है कि भाषा योग वशिष्ठ से अधिक परिमार्जित इसकी जो भाषा है वो नहीं है, ज़्यादा परिमार्जित भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी स्थान दिया है। तो योग वशिष्ठ और पद्म पुराण, इन दोनों पुस्तकों को अगर हम देखते हैं तो हम अच्छी तरह प्रमाणित कर लेते हैं कि जो हिंदी थी वो एक अलग तरह की भाषा थी, खड़ी बोली,
और जो उर्दू थी वो फ़ारसी के शब्द लिए हुए थी और विदेशी शब्द मिश्रित थे उसमें और उसका नाम उर्दू हो गया था। और जो संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ हमारी जो शब्दों में घुल मिल गई थी वो खड़ी बोली हो गई थी। वो अपना अलग एक रूप में चल रही थी और वो एक अलग रूप में चल रही थी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस समय हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में मेरे पास बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह हैं। मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं इतनी भीषण गर्मी में फ़ैन ऑफ करके तब वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन मैंने जब अब ठान लिया है कि मुझे एक वीडियो रोज़ डालनी है तो डालनी है। चलिए, कोई नहीं। आगे चलकर संवत 1830 और 1880 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की भाषा है। उसके बाद में आपको ये सब समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य का हिस्सा नहीं था, तो इसका अभिप्राय बस इतना है कि खड़ी बोली लिखित रूप में परंपरागत साहित्य में नहीं थी, लेकिन हमने खुसरो की देखी, हमने आदिकाल में देखी, हमने भक्ति काल में देखी निर्गुण संत कवियों के द्वारा, और फिर हमने भोज और हमीर में देखी। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि मौखिक रूप से हमने सुनी कोई भी भाषा अगर उसका साहित्य ना लिखा गया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें साहित्य रचा नहीं गया है। साहित्य जनश्रुतियों या मौखिक रूप से रहता है किसी भी भाषा का। तो उन्होंने कहा है कि जो फ़ारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम बार कहा जा सकता है, लेकिन खड़ी बोली जो गद्य है वो उर्दू से आई है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, फ़ारसी पद्य के लिए उन्होंने ये बात कही कि ये प्रथम प्रयास पहला प्रयास कहा जा सकता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि खड़ी बोली का कुछ रूप मुसलमानों ने बदला और कुछ हिंदुओं ने बदला। अगर उसमें विदेशी शब्दों जैसे फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य हो गया तो वह उर्दू कहलाने लगी, और अगर उसमें संस्कृत प्रधान तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ तो फिर वो खड़ी बोली कहलाने लगी। और जनमानस की एक अलग तरह की भाषा थी, उसमें वो अपने जो शब्द हैं वो शामिल कर लेते थे। और फिर उसके बाद में रीतिकाल जब आया, समाप्त हुआ, और रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेज़ों का राज्य हो गया और अंग्रेज़ों का जो राज था वो पूरे देश में प्रतिस्थापित हुआ। तब अंग्रेज़ों ने यहाँ की भाषा सीखना चाहा, क्योंकि जनमानस से जब वो वार्तालाप करेंगे, उनसे घुलेंगे मिलेंगे या उन पर शासन करेंगे तो भाषा सीखना बहुत आवश्यक है। जब उन्होंने ये भाषा सीखने के लिए जब खोजबीन की तो उसमें पता चला कि यहाँ तो शिष्ट समाज में भी दो तरह की भाषा चल रही है। एक मुसलमानों की भाषा है और एक हिंदुओं की भाषा है। मुसलमानों की भाषा अरबी फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य है और हिंदुओं का संस्कृत प्रधानता शब्दावली का। उन्होंने उर्दू को, चूँकि उसमें विदेशी शब्द ज़्यादा थे तो उन्होंने माना कि चूँकि विदेशी जो शब्द थे वो कृत्रिमता, क्योंकि जो मुस्लिम थे, पढ़े लिखे थे या दरबारी संस्कृति या सभ्यता से जुड़े हुए थे वही तो बस बोलते होंगे, उर्दू ज़्यादा मिश्रित कर देते होंगे, जो अरबी पढ़ते होंगे, जो फ़ारसी पढ़ते होंगे। बाकी जो आम जनता होगी वो चाहे मुस्लिम हो या वो चाहे हिंदू हो, तो वो तो जनमानस अपनी उसकी एक अलग भाषा होती है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये अनुभव किया कि जो उर्दू जिसमें ज़्यादा है, उर्दू शब्दों की जो अधिकता है, वो भाषा विदेशी भाषा है और उससे जनमानस का लेना-देना नहीं है। अभी भी कठिन उर्दू के शब्द आप किसी भी समाज में जाइए, भले आप मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ चूँकि, तो बहुत कठिन-कठिन वर्ड भी अगर आप बोल देंगे उर्दू के तो जनता जो है, आम जनता जनार्दन है,
वो नहीं समझ पाएगी, वो भले मुस्लिम हो, लेकिन हाँ, जो आम बोलचाल के शब्द हैं वो सभी समझ लेंगे। तो उन्होंने इसका अनुभव किया कि उर्दू जो है वो विदेशी है और उसमें विदेशी शब्दों का बाहुल्य है, और जो हिंदी है वो यहाँ की जनमानस की भाषा है। उन्होंने कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1860 संवत और 1803 सन के लगभग हुई, और वहाँ गिलक्राइस्ट को हिंदी और उर्दू का अध्यापक नियुक्त किया गया, और उनसे कहा गया कि देश भाषा गद्य की पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था करिए। तो जब उन्होंने देश भाषा गद्य की पुस्तकें खोजी तो उसमें से पद्म पुराण, भाषा योग वशिष्ठ इत्यादि पुस्तकें हमें मिलती हैं। और अभी तक आपको ये पता होगा कि उर्दू का भी और हिंदी का भी रीतिकाल तक तो पद्य में ही सारा साहित्य रचा जाता था। तो वहाँ पर भी पुस्तकों की कमी थी गद्य की, और यहाँ पर भी पुस्तकों की कमी थी गद्य की। जॉन गिलक्राइस्ट ने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था कराई। इससे यह ज्ञात होता है कि कॉलेज कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। मतलब कि उन्होंने हिंदी को अलग भाषा माना और उर्दू को अलग भाषा माना, दोनों को अलग भाषा माना, इसीलिए दोनों की जो व्यवस्था है वो अलग-अलग कराई। उसके बाद में हम देखते हैं जो शुक्ल ने लिखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। आपको पता होगा कि जो लल्लू लाल हैं और सदल मिश्र हैं, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, और इन्होंने इसी कॉलेज के आश्रय में रहकर लल्लू लाल जी को यहाँ पे गुजराती कहा है, और खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। और खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभव हुए हैं। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में, एग्ज़ाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि 4 महानुभव जो हैं हिंदी के खड़ी बोली को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, उनमें से किन 2 का संबंध कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो आप देखिए कि कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन किसकी किसकी नियुक्ति हुई थी, लल्लू लाल की और सदल मिश्र की। ठीक है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि लाला जी का दल है, लाला जी का दल है, लाला जी का दल है मीन्स लल्लू लाल, और दल मीन्स सदल। तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभव हुए हैं मुंशी सदा शुक्लाल और इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल और सैयद इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 4 लेखक हुए हैं। और ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास ही, 1860 मतलब कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1860 में हुई थी, तो ये उसी के आसपास के हैं। 2 का संबंध कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से है और 2 का नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से, लेकिन वीडियो आई थिंक बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं रिकॉर्ड तो अभी करूँगी, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको ये दूँगी। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है ईमेल पे कि आपने क्या-क्या किया है जो आप यहाँ लेक्चर दे रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2018 में एमए पास किया था हिंदी से, और उस समय 2018 में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी और गोल्ड मेडलिस्ट, स्वर्ण पदक प्राप्त करता हूँ, और उसके बाद में मैं बहुत सारी कविताएँ और छुट-पुट आलेख या इस तरह की चीज़ें लिखती और रहती हूँ, बचपन से बहुत शौक है। उसके बाद में अभी भी बहुत सारी पत्रिकाओं में भारत के अनेक प्रांतों से प्रकाशित होती रही हैं मेरी रचनाएँ। मैं इंस्टाग्राम पे बुक रिव्यू भी करती हूँ, अगर आप चाहिए तो हुमैरा फातिमा 001 है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अनेकों-अनेक बुक्स का रिव्यू मैंने वहाँ पे किया है। इसके अतिरिक्त मैं टीचिंग जॉब करती थी। अभी मैंने 1 साल का लीव लिया है अपने पीएचडी के लिए, और
मैं पीएचडी कर रही हूँ 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश के प्रमुख काव्य संग्रहों पे। उनका संवेदनागत अध्ययन मैंने लिया है। इसके अतिरिक्त आप रूबरू होंगे या हम यहाँ जुड़ेंगे तो और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।